back to your channel Neatflix. So today we are going to discuss defects in solid or you can say imperfections. ठीक है ना. अब हमें पता है कि हमारे जो सॉलिड्स हैं, हमने अभी तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखे हैं, जितने भी देखे हैं, तो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर, क्योंकि हमेशा आइडियल सिचुएशन के अंदर तो हर कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती, तब जब आइडियल जो अरेंजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सॉलिड्स के अंदर, उससे कोई डिविएशन आ जाए कभी, ठीक है ना, कोई इरेगुलरिटीज आ जाए हमारे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर, तब हम उस चीज को डिफेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है ना, उससे हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन क्रिस्टल्स. ठीक है ना. अब हम पूछते हैं कि ये डिफेक्ट्स व्हाई दे डू टेक प्लेस, लाइक हम क्यों देखने को मिलता है हमें डिफेक्ट्स वगैरह. तो हमारा जनरली क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है. आप कभी लैब के अंदर क्रिस्टल्स अगर आपने बनाए हों या फिर आगे फ्यूचर के अंदर अगर आप कभी लैब्स के अंदर काम करेंगे, सो द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. तो क्रिस्टल्स बहुत ही धीरे धीरे फॉर्म होते हैं. अगर आप एक कोई सिंगल क्रिस्टल बना रहे हो तो बहुत धीरे फॉर्म होएगा. बट अगर इफ इन केस आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फास्ट कर दिया, तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो गया, तो बिकॉज ऑफ विच डिफेक्ट्स अकर, मतलब आपके कोई ना कोई सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा. ठीक है ना. या फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. ठीक है ना. आपने कोई आपका कोई क्रिस्टल है, आपने उसकी आइडियल टेम्परेचर है, सोचिए रूम टेम्परेचर उसका आइडियल टेम्परेचर है, उस पर ना रख के आपने उसको हीट कर दिया. सो बिकॉज ऑफ उसकी वजह से भी आपको जो है डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अपने क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल के अंदर. ठीक है ना. तो अब क्या होता है कि हमने देखा कि क्रिस्टल के अंदर दो टाइप के डिफेक्ट्स, मैंने डिफेक्ट्स को जो है उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया. एक है पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट. ठीक है. अब पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हम देख लेते हैं क्या है. पॉइंट डिफेक्ट मतलब अगर आपने जो आपकी जो डिविएशन है, आपकी आइडियल अरेंजमेंट से जो डिविएशन है वो कोई पॉइंट के अराउंड है या कोई एटम के अराउंड है, उसे मैं पॉइंट डिफेक्ट बोलूंगी. इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि आप जब सुबह असेंबली के लिए स्कूल के अंदर जब आप जाते थे, तो आप जब असेंबली के लिए खड़े होते हैं, सो आप रोज में खड़े होते हैं. ठीक है ना. तो अब आपने एक रो ली, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर मैंने कोई रो ली, उसके अंदर पूरी रो बिल्कुल स्ट्रेट, सारे बच्चे एक ही रो के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, बट उसमें से कोई एक स्टूडेंट है जो थोड़ा साइड में खड़ा हुआ है. ठीक है ना, मतलब डिस्प्लेस हो रखा है अपनी आइडियल पोजीशन से. तो वो सिर्फ एक पॉइंट के अराउंड जो है वो मैंने अपनी डिविएशन देखी आइडियल अरेंजमेंट से, तो उससे मैं पॉइंट डिफेक्ट बोलूंगी. ठीक है ना. कोई पॉइंट या एटम के अराउंड कोई अगर आपको डिविएशन देखने को मिलता है आइडियल अरेंजमेंट से, उससे मैं पॉइंट डिफेक्ट कहती हूँ. फिर आ जाता है लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट पूरी एक रो के अंदर लैटिस पॉइंट्स की जो पूरी रो है, मैं अगर सॉलिड क्रिस्टल्स की बात करूं, या फिर जैसे हमने एग्जांपल लिया है, तो जो स्टूडेंट्स की रोज हैं डिफरेंट क्लासेस की, तो वो उस पूरी रो के अंदर पूरी एक लाइन के अंदर अगर कोई बच्चे ऐसा इधर उधर खड़े हैं, डिस्प्लेस्ड है अपनी आइडियल पोजीशन से, तो उससे मैं लाइन डिफेक्ट बोलती हूँ. ठीक है. हमारे कोर्स के अंदर हम पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ने वाले हैं. हमारा लाइन डिफेक्ट से अभी एट सच कोई रिलेशन नहीं है, हम लोगों को नहीं पढ़ने का है वो. हम पॉइंट इफेक्ट देख लेते हैं. ठीक है ना. अब पॉइंट इफेक्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है ना. पॉइंट इफेक्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो पहले स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लेते हैं. स्टोइशियोमेट्रिक को मैं इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलती हूँ. वाई? क्योंकि जनरली स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से या कम करने की वजह से, मतलब थर्मोडायनेमिक चेंजेस की वजह से उसके अंदर वो डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है. अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? जो स्टोइशियोमेट्री है उस सॉलिड की वो चेंज नहीं होती है इसके अंदर. स्टोइशियोमेट्री मतलब हमारे कोई भी कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो हमें वो उसका नंबर दिया होता है ना. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा NaCl क्रिस्टल हमने बात की थी, तो यूनिट पर यूनिट सेल NaCl के कितने हमारे कितने NaCl थे पर यूनिट सेल के अंदर? 4 थे, है ना. तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है NaCl के अंदर 1:1 है. ठीक है. अगर आपका सोचिए एक Na गायब है और एक Cl गायब है, अभी हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्टोइशियोमेट्री कैसे चेंज नहीं होती. तो आपका Na गायब है और एक जगह Cl गायब है, तो आपका फिर भी जो रेशियो है स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो तो 1:1 ही रहने वाला है. तो वैसे ही, तो मतलब भले अब आपके जो NaCl के अंदर जो क्रिस्टल जो आपका यूनिट सेल है उसके अंदर 4 ना होकर सिर्फ 3 NaCl प्रेजेंट होंगे, तो वो आइडियल सिचुएशन से डिविएशन है, पर स्टोइशियोमेट्री तो सेम ही रह रही है ना. स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम रह रहा है. तो उससे हम ऐसे हम स्टोइशियोमेट्रिक, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बाकी स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ सॉलिड्स जो होते हैं वो इस स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर वो चेंज नहीं होते हैं. ठीक है ना. इट रिमेन्स द सेम. अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: वेकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट. ठीक है ना. तो अब हम देख लेते हैं कि जो वेकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो हमारे नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर
हम देखा जाता है, ठीक है ना। नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर हम दो टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, एक तो वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल। सो लेट्स डिस्कस वैकेंसी डिफेक्ट्स फर्स्ट, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में देखा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इन वैकेंसी डिफेक्ट आपका कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम मॉलिक्यूल जो भी है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मिसिंग है अपनी साइड से, अपने जो उसकी लैटिस साइड है वहां से मिसिंग है, ठीक है ना। तो वहां से वो मिसिंग है, अब क्योंकि वो वहां पे नहीं है, जो उसकी लैटिस साइड होनी चाहिए थी वहां पे नहीं है, वहां से मिसिंग है। तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है तो वो तो वेकेंट रह गई। तो बिकॉज यहाँ पे जो लैटिस साइड है वो वेकेंट रहती है, तो उसकी वजह से इसे में हमने वेकेंसी डिफेक्ट कहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जो एटम है जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए था, पर यहाँ पे वो एटम प्रेजेंट नहीं है, तो एक वेकेंसी क्रिएट हो गई है, बिकॉज ऑफ विच इट इज नोन एज वेकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। सो डेंसिटी जो है इसके अंदर वो डिक्रीज होती है। अब डेंसिटी हम क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी हमारा। तो हमें पता है जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही है, ठीक है ना, वॉल्यूम तो हमारा सेम है, पर मास मेरा यहाँ पे जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरा एक एटम यहाँ से एब्सेंट है पूरा, तो क्योंकि यहाँ पे एटम ही प्रेजेंट नहीं है तो मेरा मास जो हुआ वो तो डिक्रीज हो गया ना, उस सॉलिड का जो मास है वो तो डिक्रीज हो गया, बिकॉज एक एटम ही गायब है, पर जो उसका वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहने वाला है ना। मैंने एक बॉक्स के अंदर से एक बॉक्स ले रखा है मैंने, क्यूबिकल बॉक्स, तो उसका वॉल्यूम तो मेरे जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो हो जाएगा। उस बॉक्स में मैंने 10 बॉल्स डाल रखी थी, अब 10 की उसमें से मैंने एक बॉल निकाल ली, तो वो उस बॉक्स जो बॉक्स है उसमें मास तो कम हुआ ही ना एक बॉल का, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। सो बिकॉज यहाँ पे एक एटम मिसिंग है तो मास डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, करेक्ट। अब हमारा जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है वो भी नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में देखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कोई फॉरेन दूसरा मतलब कोई या फिर उसी क्रिस्टल का, तो जो है हमारा जो कोई बाहर से दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया या फिर उसी का, तो मतलब एक इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट होता है, मतलब जो आपकी जो वॉइड्स हैं उनमें प्रेजेंस होता है। वॉइड को आप इंटरस्टिशियल साइड भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो नेम है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो इंटरस्टिशियल या फिर वॉइड्स की साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके अंदर डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे जो अरेंजमेंट है, नॉर्मल जितने एटम्स है, अब मैंने जो आपको बताया जैसे मैंने 10 बॉल्स डाल रखी है, उसके अंदर मैंने 11th बॉल एक और जगह डाल दी और वो उन बॉल्स के जो वॉइड है उसमें जाके फिक्स हो गई, तो अब एक एक्स्ट्रा बॉल डालिए, मास इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है और जो शॉर्टकी डिफेक्ट है ये हमारे आयनिक क्रिस्टल्स में देखा जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर हमारा जो छोटा आयन है, जो स्मॉलर आयन है, यूजुअली हमारे स्मॉलर आयन्स कौन से होते हैं, कटायन, नॉट ऑलवेज, यूजुअली हमारे जो स्मॉलर आयन्स है वो कटायंस है। तो यूजुअली क्या होता है, जो स्मॉलर आयन्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई मतलब उसी क्रिस्टल, उसी सॉलिड के अंदर, उसी क्रिस्टल के अंदर अपनी खुद की जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन जो थी उसको छोड़ के वो कोई ना कोई वॉइड जहां पे प्रेजेंट होता है उसमें जाके इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, तो क्योंकि यहाँ पे कटायन का साइज जो होता है वो अनायन के साइज से छोटा होता है, तो वो इजिली मूव कर सकता है कटायन। तो कटायन क्या करता है, अपनी ओरिजिनल साइड से मूव करके कहीं ना कहीं वॉइड में जाके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ विच डेंसिटी क्या है, अब उसने यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ ऑक्यूपाई कर ली, कहीं पूरा तो मिसिंग नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के नई पोजीशन पे आ गए। तो ओरिजिनल पोजीशन पे हमें कैसे डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, वेकेंसी जैसा है ना। ओरिजिनल पोजीशन पे तो वेकेंसी बन गई, और जो इंटरस्टिशियल मतलब जो अब जो नई पोजीशन उसने नई लोकेशन जो है उसके टाइम की, वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा दिख रहा है हमें। तो इसके अंदर डेंसिटी जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से कुछ मिसिंग, यहाँ पे भले वो मिसिंग है पर वो कटायन जो है वो है तो इसी क्रिस्टल के अंदर, तो यही बात है। तो इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो सेम रहती है। और क्योंकि यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना, कंडक्टेंस के लिए। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और यूजुअली क्या होता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो उन आयनिक क्रिस्टल्स में देखा जाता है जिनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो स्मॉल है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर स्मॉल, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इसके अंदर जो कटायंस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू अनायंस। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो आयनिक क्रिस्टल है उसके अंदर कटायन स्मॉलर है अनायन से। तो क्योंकि मेरा कटायन छोटा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर अगर कटायन छोटा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कम होगा, ठीक है ना। मेरा कोई कटायन है,
इस साइज का, बहुत छोटा सा है, तो उसके कितने अनायन सराउंड कर सकते हैं अगर स्टेबल रहना है, 2 या 3 या 4, ठीक है ना, ऐसा करके। तो इफ एज माई कटायन साइज डिक्रीजेस, माई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है ना। सो ये लो कोऑर्डिनेशन आयनिक क्रिस्टल्स में देखा जाता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हैं हमारे ZnCl, AgCl, AgBr, है ना। अब ZnCl के अंदर जो Zn2+ आयन है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव आयन, तो वो इजिली मूव करता है, ठीक है ना, HBr। अब हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इट इज ऑल्सो सीन इन आयनिक क्रिस्टल्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉर एवरी मिसिंग अनायन, अगर कोई अनायन मिसिंग है तो उसके लिए एक कटायन भी मिसिंग होगा। इट इज जस्ट लाइक वेकेंसी डिफेक्ट, मतलब हमने जो नॉन आयनिक के अंदर वेकेंसी डिफेक्ट देखा था, वहां पे शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक के अंदर है, पर वहां पे तो क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे, तो वहां पे न्यूट्रलिटी की कोई चीज थी नहीं। पर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे और न्यूट्रल रहे हमारा, तो उसके लिए हम क्या है, फॉर एवरी मिसिंग अनायन देयर इज अ मिसिंग कटायन ऑल्सो, ठीक है ना। अगर एक अनायन मिसिंग है तो एक कटायन मिसिंग होगा उसके लिए, ठीक है। वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, इसलिए इसके अंदर भी कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स, ठीक है। अब इसके अंदर डेंसिटी, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, बिल्कुल ही मिसिंग है, तो डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड इट इज सीन, यहाँ पे जो आयन्स होते हैं वो दोनों कंपेरेटिवली सेम साइज के होते हैं, तो ये हमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है। आयनिक क्रिस्टल्स विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर एन एग्जाम्पल NaCl, KCl, जो हमारे एल्कलाइन मेटल। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कैन एल्कलाई अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स के जो क्रिस्टल हैं, एल्काइल हैलाइड आके बोलते हैं, जैसे NaCl, LiCl, KCl जो है, तो एल्काइल हैलाइड्स जो है, अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि क्या वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो आयनिक साइज, जो साइज है दोनों कटायन और अनायन का जो साइज है वो कंपेरेबली सेम है, ठीक है ना। तो आप वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो कटायन और अनायन का साइज है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे AgBr लिख रखा है, तो AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट मतलब AgBr है वो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों ऐसा होता है कि AgBr दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि AgBr का जो रेडियस रेशियो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो देखा था, तो इसका जो रेडियस रेशियो आता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर AgBr का 6 होता है, ना हाई है ना लो है, तो इसलिए ये क्योंकि इसका ना जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ना इंटरमीडिएट है और उसका रेडियस रेशियो भी इंटरमीडिएट है, तो ना साइज बहुत बड़ा है ना छोटा है, मतलब कंपेरेबली दोनों, मतलब तो ये क्योंकि इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। बट क्योंकि AgBr के अंदर कंपेरेबल यहाँ पे जो Ag होता है वो है तो केटायन, छोटे केटायन है, तो इसलिए वो इजिली मूव कर जाता है, ठीक है ना, इजिली वो मूवमेंट करता है, इसलिए वो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो हमने स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखे, जिसके हमने 4 टाइप्स देखे, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। तो वो आपको ये समझ आया हो। अब हम देखते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। अब हम हमारा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देख लेते हैं। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारी जो स्टोइशियोमेट्री होती है वो सेम नहीं रहती है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने नॉन स्टोइशियोमेट्रिक को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल एक्सिस कैसे हो सकता है? मेटल एक्सिस 2 तरीके से हो सकता है। मैंने वापस से हम देखते हैं, मैंने कोई बॉक्स लिया जिसके अंदर मैंने 10 अनायन और 10 कैटायन डाल दिए, ठीक है ना। अब उसमें 10 अनायन और 10 कैटायन है। अब मैंने उसमें से एक अनायन हटा लिया, अब मेरे पास 10 कैटायन और 9 अनायन ही है, तो वहां पे एक अनायन की जो साइट है वो वेकेंट हो गई है। क्योंकि वहां पे वो वेकेंट हो गई है तो मैं उसको अनायनिक वैकेंसी बोल सकती हूँ। तो एक अनायन चला गया और अब कैटायन ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनायन, तो उसकी वजह से मेरा मेटल एक्सेस हो सकता है एक तो। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे पास 10 कैटायन और 10 अनायन है और मैं एक एक्स्ट्रा कैटायन डाल दूं, मैं, तो मेरे पास 11 कैटायन और 10 अनायन हो गए। तो एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस की वजह से मेरे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं मेटल एक्सेस के अंदर ड्यू टू द अनायनिक वैकेंसी। तो ये जनरली हमारा जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, NaCl, KCl, इनके आयनिक क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हमारा सोचिए हमने एक NaCl क्रिस्टल लिया, वो NaCl के क्रिस्टल को मैंने सोडियम वेपर्स में रखा, ठीक है ना। मैंने सोडियम वेपर में रखा NaCl के क्रिस्टल को, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो NaCl का क्रिस्टल का सरफेस है उस पर सोडियम एटम्स आके डिपॉजिट हो गए। सोडियम वेपर में रखा था तो वहां से जो Na एटम्स है वो आके उसके NaCl क्रिस्टल पे के सरफेस पे डिपॉजिट हो गए। तो अब मेरे NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें से जो Cl नेगेटिव है वो डिफ्यूज होके
ऊपर सरफेस की तरफ Na एटम्स की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जो Cl नेगेटिव अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्रिस्टल में से अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के सरफेस पे डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ऊपर सरफेस पे Na एटम्स प्रेजेंट थे, तो जो Na एटम है वो अब मुझे Cl नेगेटिव आयंस ऊपर डिफ्यूज हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो Na एटम्स Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर वो टूट जाता है। तो जो Na एटम है वो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ कर देते हैं। तो वो जो Na प्लस है और जो Cl नेगेटिव डिफ्यूज होकर ऊपर गए थे, ये दोनों मिलकर हमें NaCl दे देते हैं। ठीक है ना, तो वो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि मेरा Cl नेगेटिव ऊपर डिफ्यूज होकर गया है नीचे क्रिस्टल में से, ठीक है ना, NaCl के क्रिस्टल में से, तो वहां पे Cl नेगेटिव जो डिफ्यूज हुआ है, तो वहां पे एक जो मेरी वैकेंसी है, एनायनिक वैकेंसी, वो क्रिएट हो गई। तो जो जगह खाली हुई है, ये डिफ्यूज यहाँ पे जो Cl नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए था, वो डिफ्यूजर के ऊपर सरफेस पे चल गया, Na प्लस के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया। अभी जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी, इसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन हम Na ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है Na प्लस फॉर्म करने के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाई कर लेता है, बिकॉज ऑफ विच हमारी जो न्यूट्रलिटी है हमारे क्रिस्टल की, वो मेंटेन रहती है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। और इसी साइट को, ये जहाँ पे एनायनिक वैकेंसी बनी है और जिसकी जगह इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई हुआ है, उस साइट को मैं एफ सेंटर बोलती हूँ। उसको मैं क्या बोलती हूँ, एफ सेंटर्स। एंड एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर्स। ठीक है ना, मतलब अगर मैंने इस क्रिस्टल को विजिबल लाइट में रखा, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केपेबल होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के। तो वो विजिबल लाइट के अंदर रखा, तो उन्होंने लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गए। एक्साइटेड स्टेट से जब वापस वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, तो वो एनर्जी जो लूज करते हैं वो कलर के फॉर्म में होती है। ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ द जब वो एनर्जी वापस से रिलीज होती है डी एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के, उसकी वजह से हमारे जो है क्रिस्टल के अंदर कलर आता है। ठीक है ना, तो इसी की वजह से ये वाला जो क्रिस्टल है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है, तो ये जो होता है हमारा येलो कलर इम्पार्ट करता है। कौन सा, येलो कलर का होता है। फिर अब हम देख लेते हैं मेटल एक्सिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। अब एक्स्ट्रा कैटायंस, जैसे कि आप सोचो, हमारा एग्जांपल लेते हैं, ZnO का जो क्रिस्टल है वो व्हाइट कलर का होता है, पर जैसे मैं उसको हीट करती हूँ, तो वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो वो अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया उसने। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो कैटायन है Zn2 प्लस, है ना, तो वो एक्स्ट्रा हो गया इस क्रिस्टल के अंदर, Zn2 प्लस एक्स्ट्रा हो गया। तो अब ये कहाँ जाएगा, तो हमारे मैंने यहाँ पे A से अनायन और C से कैटायन शो कर रखा है। तो जो एक्स्ट्रा कैटायन होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा जो कैटायन आया है वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ZnO है तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इस कैटायन की साइड जो वॉइड में जो कैटायन आके ऑक्यूपाई हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स उसकी एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है ना, तो हमने मेटल एक्सेस देख लिया। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ये उन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर होता है जिसके अंदर जो मेटल है उसके पास टेंडेंसी है कि वो एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई ऐसा मेटल जैसे कि FeO का हमारा आयनिक क्रिस्टल है, तो उसके अंदर Fe जो है, हमें पता है Fe+2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो उन टाइप्स के आयनिक क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जिनके अंदर जो मेटल के पास वहां पे मेटल के पास एबिलिटी होती है टू एक्सिबिट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम FeO का क्रिस्टल लेते हैं, तो उसके अंदर Fe जो है वो +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। ये कैसे होता है कि कैटायन, जैसे कि फॉर एवरी मिसिंग कैटायन, यहाँ पे जैसे कि कैटायन है हमारा Fe2 प्लस, FeO के अंदर Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो अब Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर सोचिए कि आपके 3 Fe अपनी ओरिजिनल लैटिस साइड से 3 Fe2 प्लस मिसिंग हो गए, तो उनको उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होएगा कि Fe3 प्लस 3 Fe2 प्लस मिसिंग हुए, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 Fe3 प्लस वो वेकेंट साइट्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो आपकी ऑल टोटल तो 3 वेकेंट साइट्स हुई थी, पर आपको यहाँ पे देखो 3 Fe2 प्लस, तो मतलब आपको जो चार्ज है वो +6 का है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 Fe3 प्लस ऑक्यूपाई कर लेंगे उस वेकेंट साइट्स को। गॉट? ठीक है, तो इससे हमारे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हमने अभी तक स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हाँ, सो लास्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसके अंदर क्या होता है, सम लाइक फॉरेन आयन इज अलाउड टू एंटर इनटू द क्रिस्टल लैटिस।
फॉर एग्जाम्पल हमारा मोल्टन NaCl हमने लिया, मोल्टन NaCl लिया, उसके अंदर हमने SrCl2 जो है थोड़ा सा SrCl2 उस मोल्टन NaCl के अंदर डाल दिया एंड देन दिस मिक्सचर इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज। जब मैंने इसको क्रिस्टलाइज किया तो मैंने देखा कि हमारा हर जैसे कि दो मिसिंग Na प्लस आयंस के लिए हमारा एक Sr+2 आयन काफी है। अब मेरे 2 Na प्लस आयंस जब मेरे मिसिंग हो रहे हैं, है ना, सोचो मेरे 2 Na प्लस आयंस यहाँ पे थे और ये यहाँ पे होने चाहिए थे, और वो जब मैंने इसको क्रिस्टलाइज किया तो मैंने देखा कि जो मेरे Na प्लस आयंस है उनकी जगह क्या हो गया, एक Sr+2 आयन जो है उसने जो वैकेंसी है उसने वो ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कटायनिक वैकेंसी है क्योंकि Na प्लस आयंस मिसिंग है, तो यहाँ पे 2 Na प्लस आयंस को एक Sr+2 आयन जो है वो मेंटेन कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो प्लस अगर 1 हमारा जो चार्ज है +1 है, तो 2 +1 चार्जेस तो हो गए, और टोटल +2 चार्ज हो गया, तो उसको हमारा Sr+2 ने मेंटेन कर लिया न्यूट्रलिटी। तो हमने देखा कि जो कटायनिक वैकेंसी है Sr+2 तो एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है, पर हमारे 2 Na प्लस गायब थे, तो एक जो है हमारे साइड क्या है, वेकेंट रह गई। तो हमारे इससे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर कि जितनी कटायनिक वैकेंसी है उतने ही हमारे Sr+2 आयंस होंगे। अगर मेरी जो कटायनिक वैकेंसी 4 है, ठीक है ना, 4 कटायनिक वैकेंसी है, चार Na प्लस गायब है, तो मेरे कितने Sr+2 लगेंगे मुझे उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, 2। और अगर 2 Sr2 प्लस ने जो कटायनिक वैकेंसी है वो ऑक्यूपाई कर ली, तो बची हुई कटायनिक वैकेंसी कितनी बची, 2। तो जितनी मेरी कटायनिक वैकेंसी होगी उतने मेरे जो हमारे जो दूसरे कटायंस हैं उतने ही वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, जस्ट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।